गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे बेटा, है ना। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में क्या दिया गया है उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, महत्वपूर्ण बिंदुओं में है कि रासायनिक यौगिक, हमने जो बात करी थी इसके पहले वाले चैप्टर में, तो रासायनिक यौगिक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अगली बात, मैम जो कार्बनिक यौगिक है ना, उसमें मुख्य अवयव जो है वो क्या होगा। नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, मतलब मुख्य जो पदार्थ है, मुख्य जो अवयव है वो क्या होगा, इसमें कार्बन होगा। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कार्बनिक यौगिक दिया गया है। कार्बन में जो है एक गुण पाया जाता है कि कार्बन जो है श्रृंखलन करता है ना। कार्बन जो है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है कि बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है हमारा कार्बन परमाणु। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों की जो उत्पत्ति है वो जीवित पदार्थों से नहीं होती है। तो मैम फिर क्या करते हैं हम इसको, तो इसे हम प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्बनिक यौगिक जो है वो सिर्फ जीवित पदार्थों से ही होगी, है ना। जीवित से तो होगी, लेकिन साथ ही साथ हम इसको जो है लैब में भी बना सकते हैं कार्बनिक यौगिकों को बेटा। उदाहरण है अमोनिया, साइनेट और यूरिया। तो ये गैसें जो है ना, अमोनिया है और साइनेट है, यूरिया है, ये इनको हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलो, अब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अतिरिक्त जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, कुछ अन्य तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो है ही, है ना, साथ में हाइड्रोजन भी हो सकती है और ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकते हैं। ये सभी तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं किसमें, कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः जो है सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कार्बनिक यौगिक की प्रकृति कैसी होती है। तो आप लिख के आओगे परीक्षा में कि सहसंयोजक प्रकृति के पाए जाते हैं। इनमें जो है समावयवता का गुण पाया जाता है। अब मैम ये समावयवता क्या होता है ना, तो इस पे मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करके बता रही हूँ कि समावयवता का एक ही सीधा सा अर्थ है बेटा कि जो एक से अधिक रूपों में पाया जाए। ठीक है। देखो, जब किसी एक अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जा सके तो इसी गुण को क्या कहा जाता है, समावयवता कहा जाता है। जैसे देखो C2H6O, ये फॉर्मूला है ना, C2H6O ये सूत्र है। अब इसको मैं कितने तरीके से लिख सकती हूँ, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी जो संख्या है वो तो समान रहेगी, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग अलग बताया गया है। ठीक है। तो देखो मैम C2H6O है, इसको C2H5OH लिख सकती हूँ। गिन के देखो, कार्बन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन अपने को कितने चाहिए, 6 चाहिए। देखो 5 यहाँ पर दिए हैं, 1 ये है, हो गया। ऑक्सीजन कितना चाहिए मैम, 1 चाहिए, हो गया। अब इधर देखो, इसको एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3OCH3। कार्बन देखो कितने चाहिए, 2, 1 और 1 ये 2। हाइड्रोजन कितने चाहिए हमको, 6 चाहिए, 3 ये है और 3 ये है। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1। तो सूत्र तो यही है ना, C2H6O ही है, लेकिन इसको हम कई तरह से जो है इसको लिख सकते हैं, कई सूत्रों में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है और इसी गुण को क्या कहा जाता है, समावयवता कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो हाइड्रोकार्बन, मैम ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं, उन्हीं को तो हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। तो इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है समझ में आ गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।